लेकिन अभी तक क्या आरजेडी ने कोई सूची जारी की है क्या? वो तो सिंबल मिलता है, उसकी एक तस्वीर जारी होती है कि भाई लालू प्रसाद जी सिंबल दे रहे हैं और ये राजद के उम्मीदवार होंगे इस विधानसभा में। हर लोग अपने अपने तरीके, कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है और अपने तरीके से कह रही है कि हमें आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आरजेडी अपने तेवर में है कि ज़मीन हमारी है, हम चीज़ों को तय करेंगे। कांग्रेस को हमने पिछली बार 70 दे दिया था, कांग्रेस जीती कितना, 19 जीत करके आई, स्ट्राइक रेट उनका क्या है, उनको क्यों हम इतना भाव दें। लेफ्ट की पार्टियां तो अपने तरीके से थोड़ा स्टैंड लेते हुए दिखती है। संवादहीनता, सीटों को लेकर के तनातनी, और अब तो मैंने देखा कि भाई जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ इनके उम्मीदवार जाकर के खड़े हो गए। नहीं, 28 अक्टूबर को एक तरह से वो अपने तरीके से बिहार को ये करेंगे, जगाएंगे कि देखिए केंद्र में मैं हूं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। वो एक दलित चेहरा है पशुपति कुमार पारस, ठीक है उनकी ताकत कितनी है नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीटों को दे करके पारस जी को अपने पाले में लाते तो आपके लोग छिटक रहे हैं। वो एक तो उनको अगर चुनौती देनी है तो महागठबंधन, अभी तो काफ़ी देर हो चुकी है, आगे भी न देर हो जाए इसका ख्याल तो तेजस्वी जी को रखना होगा, अदरवाइज तो एनडीए को अपर एज मिलते हुए दिख रहा है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर एनडीए सक्रिय है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जनसभाएं और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष सुस्त क्यों है? हम बात करें महागठबंधन की। बिहार में महागठबंधन सुस्त नजर आ रहा है। वहीं अभी तक सीट शेयरिंग मामले पर भी अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से। साथ ही साथ अपने ही सहयोगी दल एक दूसरे के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को बिहार आकर के कई रैलियों को जो है संबोधित वो करेंगे, लेकिन हालांकि उनकी आगाज एक तरह से कहा जाए कि हो गई है बिहार में। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता कहाँ गायब हैं? आखिरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव से पहले दिखाई दे रहे थे, चुनाव के घोषणा होते ही तेजस्वी यादव की बोलती बंद क्यों हो गई है? और भी कई सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। हाँ, ये तो एक लगता है कि आखिर ये लोग सस्पेंस क्यों बना के रखे हुए हैं। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं मुझे समझ में बात आई। लेफ्ट की पार्टियों ने और कांग्रेस ने एक सूची जारी की प्रत्याशियों की, कल तो नामांकन का अंतिम दिन है जी। लेकिन अभी तक क्या आरजेडी ने कोई सूची जारी की है क्या? वो तो सिंबल मिलता है, उसकी एक तस्वीर जारी होती है कि भाई लालू प्रसाद जी सिंबल दे रहे हैं और ये राजद के उम्मीदवार होंगे इस विधानसभा के, लेकिन कोई सूची इन्होंने जारी नहीं की। अगर राजद को जितनी भी सीटों पर लड़नी है उसकी एक सूची तो जारी हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, जो सीटों को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है कि भाई कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, सीपीआई भी लड़ रही है, तो ऐसे 8-9 सीटें ऐसी हैं जहां पर तो पहले फैसला ही नहीं हुआ है कि महागठबंधन का एक सर्वमान्य उम्मीदवार होगा या फ्रेंडली फाइट होगा। मैं मानता हूं कि जो आप सवाल पूछ रही हैं उसके अगर तात्पर्य को ढूंढा जाए तो उसमें संवादहीनता की कमी दिख रही है। अगर संवाद होता तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सूची जारी कर देते कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और विधानसभा का क्षेत्र कौन होगा। तीसरी चीज, जो बिहार है, संजोग ऐसा है कि फेस्टिवल का सीजन है, तो अब तो आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली हो जाएगी, उसके बाद फिर छठ, फिर बचेंगे कितने दिन आपके। फर्स्ट फेज का चुनाव तो 6 को हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तो मुश्किल से 13-14 दिन का एक बड़ा शॉर्ट पीरियड है। अभी तक जितने चुनाव को मैंने बिहार में देखा है, इतने कम अंतराल का चुनाव मैंने नहीं देखा है। तो महागठबंधन की उदासीनता, महागठबंधन बहुत सक्रिय नहीं है, इसको लेकर के मुझे जो लग रहा है कि आपसी सामंजस्य का अभाव है। हर लोग अपने अपने तरीके, कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है और अपने तरीके से कह रही है कि हमें आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आरजेडी अपने तेवर में है कि ज़मीन हमारी है, हम चीज़ों को तय करेंगे। कांग्रेस को हमने पिछली बार 70 दे दिया था, कांग्रेस जीती कितना, 19 जीत करके आई, स्ट्राइक रेट उनका क्या है, उनको क्यों हम इतना भाव दें।
लेफ्ट की पार्टियां तो अपने तरीके से थोड़ा स्टैंड लेते हुए दिखती है, लेकिन मुकेश सहनी जो कभी मछली खाते हुए तस्वीर, कभी संतरा दिखाते हुए तस्वीर, डिप्टी सीएम से बात शुरू करते थे और 60 सीटों की बात करते थे। वो मुकेश सहनी को कैसे कैसे 3 बजे भोर में वो 15 सीटें थमा दी गई, सबको पता है। मुकेश सहनी कुछ बोल नहीं रहे हैं। 3 बार प्रेस को बुलाया, चौथी बार उन्होंने बजाते उसको रद्द कर दिया कि नहीं, अब हम कोई प्रेस वार्ता नहीं, खुद तो लड़ भी नहीं रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आपसी सामंजस्य और एक संवादहीनता की स्थिति है महागठबंधन में, जिसकी वजह से जो आप कह रही हैं कि एनडीए सीटों को लेकर के तो स्पष्ट है कि भाई बराबर बराबर सीटों पर जेडीयू भाजपा लड़ेगी, 29 पर चिराग लड़ेंगे, 6-6 पर आरएलएम और हम लड़ेंगे। मुकाबला जब एनडीए के साथ है और वो भी सत्ताधारी पार्टी के साथ है, तो फिर अब तो हुंकार भरना चाहिए था महागठबंधन को, क्योंकि विपक्ष के पास घेरने के बहुत सारे हथियार होते हैं, चुनौती देने के बहुत सारे हथियार होते हैं और उनकी नाकामियों को गिनाने के लिए भी काफ़ी हथियार होते हैं। भाई कब आप नाकामियां गिनाएंगे, कब कहेंगे कि इस सरकार को बदलिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम आपको एक बेहतर बिहार बना के दिखाएंगे, वो वक्त कब आएगा? तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो इनकी उदासीनता है उसका कारण कोऑर्डिनेशन का अभाव, संवादहीनता, सीटों को लेकर के तनातनी, और अब तो मैंने देखा कि भाई जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ इनके उम्मीदवार जाकर के खड़े हो गए। अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि अगर इनके उम्मीदवार इस तरह से निष्क्रिय रहे, इनकी पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनकी निष्क्रियता दिखी, एनडीए का हेलीकॉप्टर तो उड़ान कसने लगा। 3 दिन तो अभी अमित शाह रह के गए हैं बिहार में, अपने अपने तरीके से लोगों के साथ संवाद करके कोऑर्डिनेशन के बारे में एक मैसेज दे करके गए हैं। इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा साझा कार्यक्रम अभी तक तो नहीं दिखा है, देखते हैं आगे ये लोग कौन सी रणनीति बनाते हैं। सर, तो इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि बिहार में एनडीए जो है पूरी रफ्तार में दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन सुस्त है। तो क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अनुपस्थिति विपक्ष के लिए नुकसानदायक साबित होगा? पूरी तरह से नुकसानदायक साबित होगा। भाई राहुल गांधी तो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। 13 को दिल्ली में तेजस्वी थे, राहुल ने मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी चंडीगढ़ जाते हैं, राहुल गांधी जो हैं शिमला जाते हैं, राहुल गांधी गुवाहाटी जाने की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ बैठ कर के 30 मिनट की मुलाकात करने के लिए पटना में आने के लिए तैयार नहीं है, या दिल्ली में राहुल तेजस्वी की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो बिल्कुल वही तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि संवादहीनता की स्थिति है। तेजस्वी जी भी क्यों अड़े हुए हैं? क्या ये भी बहुत रुचि नहीं ले रहे हैं कि हमारी बात कांग्रेस से हो जाए सीटों को लेकर के? कैसे हम लोग चुनाव प्रचार में ज्वाइंटली जाएंगे? भाई एनडीए गठबंधन जिस तरफ आप कह रही हैं, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रहा है कि भाई हमारे भाजपा के स्टार प्रचारक कौन होंगे, जेडीयू के स्टार प्रचारक कौन होंगे। अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से तो मैंने तो कोई अभी तक वैसा लिस्ट नहीं देखा है जिसमें लेफ्ट के स्टार प्रचारक से लेकर के, मुकेश सहनी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के और आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची आ गई हो। तो चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, रणभेरी बज चुकी है, और युद्ध के मैदान में आप इतने सुस्त और उदासीन रहेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इसका खामियाजा और इसके घाटे तो महागठबंधन को होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, एक सवाल ये भी है कि एनडीए में भले ही सीट बंटवारा जो है वो तय हो गया हो, लेकिन क्या अंदरूनी असंतोष अभी भी बात? हाँ, अंदरूनी असंतोष पूरा है कि थोड़ा सा क्या पूरा है? मैं तो बता रहा ना कि 9-10 सीटें तो ऐसी है जहाँ अभी तक विड्रॉ लोग नहीं किए हैं। अगर अनैनिमसली एक ही कैंडिडेट को चुनाव लड़नी है, वहाँ सर्वमान्य एक कैंडिडेट होगा, तो अब तक तो बाकी जो कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल कर दिया है उसको पार्टियों को मैसेज देना चाहिए कि भाई आप विड्रॉ कर लीजिए। वहाँ पर या तो कांग्रेस लड़ेगी, या सीपीआई लड़ेगी, या मुकेश सहनी की पार्टी लड़ेगी, या हम लड़ेंगे। कांग्रेस आरजेडी में भी बगावत में देख रहा हूँ, जो लड़ी थी रितु जायसवाल, अब वो उनको कहीं और दिया गया। रामचंद्र पूर्वे की बहू को उनकी सीट दे दी गई, अब कहती है कि नहीं हम भी वहीं से लड़ेंगे, निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो आरजेडी में भी बहुत खींचतान है, और खबर तो यहाँ तक है कि 1 बजे बुला लिया जाता है कि भाई आप आइए। इस उम्मीद से उम्मीदवार आते हैं कि हमें टिकट का सिंबल दे दिया जाएगा। 2 बजे रात तक वो इंतज़ार करते हैं,
और फिर उसके बाद कह दिया जाता है कि आज कोई निर्णय नहीं हो पाया, ठीक है आपके बारे में कल बात होगी। इस तरह से उम्मीदवारों की उदासीनता, निराशा, जो पार्टियां जो हैं उनका आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव, कांग्रेस आरजेडी से बात नहीं कर रही है, आरजेडी कांग्रेस से बात नहीं कर रही है, लेफ्ट की बात मुकेश सहनी से नहीं हो रही है। अब मुकेश सहनी वाली बात में भी है कि 1:30 बजे तक तो वो असमंजस में ही थे कि हमारे लिए क्या होगा, हमें कितनी सीटें मिलेगी। बीच में बात आई थी कि 18 सीटें उनको दी जाएगी, 10 सीटें आरजेडी देगी, 8 कांग्रेस देगी। मुकेश सहनी ये तक समझना चाह रहे थे कि वो 10 सीट कौन होगी जो हमें आरजेडी देगी, 8 सीट कौन होगी जो हमको मुकेश सहनी कांग्रेस देगी। बाद में उनको 15 पर निपटाया गया कि 15 सीटें उनके हिस्से में आई हैं, और वो भी सीटें जो हैं शायद मनोनुकूल सीटें अगर होती तो मुकेश सहनी भी उम्मीदवार होते। वहाँ कभी अपने भाई को लड़ा रहे हैं, किसी और को लड़ा रहे हैं, तो अलग अलग उनको उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन में आपसी जो सामंजस्य होना चाहिए, संवाद के माध्यम से जो कटुता है, संवाद के माध्यम से एक दूसरे के प्रति जो कहीं से भी गुस्सा है उसको थूक करके, हटा करके और जाना चाहिए। एनडीए को आपको हराना है, एनडीए को चुनौती देनी है, तो आप एनडीए को चुनौती ऐसे ही देंगे। जहाँ पर वो सत्ताधारी पार्टी है वो डबल इंजन की बात करती है कि केंद्र में मेरी सरकार है, राज्य में मेरी सरकार है। इस बार वो चिराग पासवान उनके साथ खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़े हैं। वो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में अभी तक तालमेल ही नहीं बिठ रहा है, अभी तक न सामंजस्य हो पाया, न संवाद के माध्यम से एकजुटता दिख रही है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है वो सामने आ गई है। तेजस्वी अपने तेवर में है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमें कोई झुका के जरा दिखा दे, और लेफ्ट तो अपना लेफ्ट ही है, वो तो नॉमिनेशन जहाँ कैंडिडेट का करवा दे रहे हैं, करें कि नहीं, वहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आरजेडी को, कांग्रेस को लड़ना है, वो आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। तो लेफ्ट अपने तरह से आंखें दिखा रही हैं और मुकेश सहनी तो बेचारे बने हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि कोऑर्डिनेशन का अभाव, आपसी ईगो की लड़ाई और अपने अपने तेवर दिखाने की बात निश्चित रूप से महागठबंधन को कमज़ोर तो कर ही रहा है। आगे क्या होगा, आगे कल तो अब अंतिम दिन हो जाएगा, इसके बाद कल के बाद भी हम लोग बात कर लेंगे कि क्या कल नामांकन के बाद अब सब कुछ स्मूथ हो गया, या विड्रॉवल के बाद बात कर लेंगे कि 22 तारीख के बाद क्या सब कुछ स्मूथ हो गया, या महागठबंधन जब खुद अपने ही से लड़ रही है, अपने ही अलायंस पार्टनर से टकरा रही है, फिर एनडीए से कितना वो टकराएगी और एनडीए को कितना चुनौती देगी, ये तो अपने आप में एक सवाल होता है। तो अब देखते हैं कि आखिर कोई मध्यस्थता या कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी की बड़ी जिम्मेवारी है कि शायद सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके सहमति बना के और मैदान में जाते और एनडीए को चुनौती देते। नहीं दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से गठबंधन कमज़ोर तो दिख ही रही है। सर, एक सवाल ये भी है कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को आप किस तरह से चुनावी संकेत मानते हैं? नहीं, 28 अक्टूबर को एक तरह से वो अपने तरीके से बिहार को ये करेंगे, जगाएंगे कि देखिए केंद्र में मैं हूँ और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, और किस तरह से हम लोगों ने बिहार को बदला है। कई पॉलिसी, कल ही तो अमित शाह को मैं सुन रहा था, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की कि अब सड़क और बिजली से हम अब आगे बढ़ेंगे और बिहार के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी लाएंगे, जिसमें उन्होंने एआई की बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे। कहा कि बिहार में आईटी पार्क की बड़ी संभावना है, हम आईटी इंडस्ट्री के रूप में बिहार को खड़ा करेंगे। यहाँ के नौजवान जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में काम करके अपने को साबित कर सकते हैं, उन नौजवानों को हम उससे जोड़ेंगे। तो शुरुआत तो कर दी है मोदी जी, और इसका रोड मैप बताएंगे, ब्लूप्रिंट देंगे और कहेंगे कि देखिए कैसे महागठबंधन के लोग बिखरे हुए हैं, जबकि पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है, हमारे अलायंस के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। तो मोदी जी जब आएंगे तो अपने तरीके से जब हुंकार भरेंगे, अपने तरीके से जब लोगों को एड्रेस करेंगे, अपने तरीके से बिहार की बेहतरी की बात करेंगे, और ऐसा हुआ है। इस बार के बजट में कांग्रेस जो बिहार में एक मजबूत अपोनेंट है एनडीए का, उसी के लोगों ने तो कहा था कि ये केंद्र का बजट नहीं लगता है कि बिहार का बजट है। तो उन उपलब्धियों को तो गिनाएंगे न नरेंद्र मोदी। मखाना के ये से ले करके जीआई टैग देने से ले करके, और एयरपोर्ट से ले करके कि कैसे हमने पूर्णिया एयरपोर्ट को फंक्शनल किया,
दरभंगा, पटना से लेके बिहटा तक की उड़ानें अब कैसे स्मूथ होने लगी, कैसे अब विदेशी कंपनियां बिहार में आने लगी, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ाएंगे और नौजवानों को कैसे, चूँकि मुझे लगता है कि यूथ को फोकस करके वो अपनी सभाओं को संबोधित करेंगे। यूथ को कहेंगे कि आत्मविश्वास बनाए रखिए, आपके लिए और आपके हितों का मैं ध्यान रखूंगा और एक बेहतर बिहार बना करके दूंगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री उन कामों को गिनाएंगे जो एनडीए ने इतने वर्षों तक किया है और भविष्य का ब्लूप्रिंट रखेंगे। स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं और ये 10,000 रुपये की राशि जो अभी 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में दिया गया, उसको बताएंगे कि आप साबित कीजिए, फिर हम 6 महीना के बाद 2 लाख रुपए की राशि आपके खाते में जाएगी। तो महिलाओं को, यूथ को और ख़ास करके वैसे समुदाय को, जिस किसानों को, जिनके हिस्से में इन लोगों ने बेहतर किया है, इसको लेकर के मोदी जी अपने तरीके से एड्रेस करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और सवाल है कि क्या बिहार का चुनाव एक बार फिर मोदी बनाम बाकी सबकी लड़ाई बनने जा रही है? निश्चित रूप से जब मोदी फ्रंट फुट पर होंगे तो बिल्कुल निशाने पर मोदी होंगे, निशाने पर नीतीश कुमार होंगे और विकास बनाम महागठबंधन को लोग रखेंगे कि अगर हमारे हिस्से में सत्ता आई तो हमने विकास दिया बिहार को, एक मॉडल दिया डेवलपमेंट का। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बिहार में नीतीश कुमार ने दिया, तो एक चेहरा मोदी होंगे और एक तरफ महागठबंधन होगा। तो मोदी बनाम महागठबंधन की लड़ाई निश्चित रूप से की जाएगी, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इससे आपके जवाब से ये साफ तौर पर पता चल रहा है सर कि महागठबंधन को के पास में अब समय नहीं है, तेजस्वी यादव को एक्टिव होना ही होगा, महागठबंधन के सहयोगी दलों को एक्टिव होना ही होगा, नहीं तो फिर एनडीए आगे निकल जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से जब चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हो गए, नॉमिनेशन कल अंतिम हो जाएगा और अभी तक आप मैदान में उतरे नहीं हैं, तो कैसे आप अपने विरोधियों को पछाड़िएगा। अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, निकलना चाहिए तेजस्वी जी को। और तेजस्वी जी की बड़ी जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन का बना है बिहार में, उसके वो चेयरमैन हैं, भविष्य के वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह के वो दावे करते हैं, कांग्रेस को कैसे साधनी है, कैसे लेफ्ट को लेना है, कैसे मुकेश सहनी को लेना है और कैसे मैदान में जा कर के, अब आज ही मैं देख रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को संतुष्ट नहीं कर पाए और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि 6 सीट पर हम अलग से लड़ेंगे। तो भाई आपके गठबंधन पारस जी को ये संतुष्ट नहीं कर पाए। वो एक दलित चेहरा है पशुपति कुमार पारस, ठीक है उनकी ताकत कितनी है नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीटों को दे करके पारस जी को अपने पाले में लाते तो आपके लोग छिटक रहे हैं और एनडीए एकजुट है, जो भी उनके अलायंस के पार्टनर हैं वो एकजुट हैं। तो उनको अगर चुनौती देनी है तो महागठबंधन, अभी तो काफ़ी देर हो चुकी है, आगे भी न देर हो जाए इसका ख्याल तो तेजस्वी जी को रखना होगा, अदरवाइज तो एनडीए को अपर एज मिलते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि महागठबंधन और एनडीए में अभी क्या हो रहा है, महागठबंधन आगे चल करके क्या करने वाला है, एनडीए किस तरह से महागठबंधन की रेस में आगे हो रहा है, सरकार सवाल से आप जरूर संतुष्ट होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।